जो 2018-19 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराया है उसमें रुखसार और तहमीना और गौसिया और इरफान इन सभी ने जवाब दिया है। और आप लोग पूरा इंग्लिश का भी काउंट करिए। इंग्लिश का मैं आंसर की आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, वो आंसर की लेके अपना मिला के और मुझे स्कोर बताइएगा कि किसको कितना नंबर मिला है। चलो ये देख लो, 11th आर्ट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019-20 जामिया मिलिया इस्लामिया, और ये है यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करवा दो। देखो ये है, ये आपका क्वेश्चन है इंग्लिश का। बंद कर दो, यहाँ ध्यान से देखो। इंग्लिश को सॉल्व नहीं करा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये आराम से स्क्रॉल कर रहा हूँ, आराम से दिख रहा होगा। जब क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करना, इसको आराम से पढ़ के सॉल्व कर लेना। ठीक, यहाँ से क्या, इसी पैसेज के बेस पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चूज द करेक्ट आंसर, है ना। और ये सब इसी के बेस पे आपको जवाब देना है, पहला क्वेश्चन। फिर दूसरे में ये सब वही है, उसी से रिलेटेड है, कुछ एंटोनियम सिनोनिम्स पूछे जाएंगे। अब आपका जो सिलेबस है जामिया मिलिया इस्लामिया का जो सिलेबस है, वो सिलेबस क्या कह रहा है, वो कहता है इंग्लिश में सिर्फ आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ये जो कि मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है बहुत अच्छा से, और बार बार कह रहा हूँ, ये तीसरा पेपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ और तीसरे बार ये आ रहा है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। जामिया में सिर्फ 3 ही टॉपिक पढ़ना है इंग्लिश में, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, टेंसेस और नरेशन, बस। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बहुत बढ़िया से क्लियर कर लीजिए, ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर है और बहुत आसान होता है। फिर यहाँ देखें कि चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर द अंडरलाइन पार्ट, कुछ इस तरीके से दिए रहते हैं। वो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के भी क्वेश्चन हो सकता है, नरेशन का क्वेश्चन हो सकता है, या फिर टेंसेस का क्वेश्चन हो सकता है। इन्हीं 3 टॉपिक में से ये इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 से 19 तक इसी तरीके का सवाल है। इसका जवाब देख लीजिएगा, आराम से दिएगा इसको पॉज करने के बाद। फिर उसके बाद देखिए इधर, ये हो गया। फिर यहाँ पे देखिए, ये है टेंसेस, भैया है ना, ये है टेंसेस। तो एक दूसरा टॉपिक आ गया आपको टेंस। टेंस बढ़िया से पढ़ लीजिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों। तो क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 22 टेंस के ऊपर है, और ये है क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 25 तक, ये है नरेशन के ऊपर। तो यही 3 टॉपिक इंग्लिश में आपको पढ़ना है। बहुत बढ़िया से इस इंग्लिश को यहीं पे ख़त्म कर दो पढ़ के। कई दिन से मैं चिल्ला रहा हूँ, है ना, ये छूटना नहीं चाहिए। इस टॉपिक को जितना जल्दी हो सके ख़त्म करो यहीं पे पढ़ के, और बढ़िया से उसके बाद फिर सॉल्व भी करो। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, यहाँ से मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, विच ऑफ द रिवर्स डू नॉट फ्लो इनटू अरेबियन सी। इनमें से, यानी कि जो दिया गया है ना, इन चारों में से, अभी फिलहाल 2 इधर है 2 उधर है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी नदी है जो अरेबियन सी में फॉल नहीं करती है। तुंगभद्रा, साबरमती, और कौन कौन सा है भाई, मंदोदरी और नर्मदा। इन चारों में से आपको राइट आंसर चूज करना है कि कौन सी नदी है जो अरेबियन सी में फॉल नहीं करती है। इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। नर्मदा फॉल नहीं करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में से इनमें से कौन सा स्टेट नहीं आता है, वेस्टर्न घाट का पार्ट नहीं है इन चारों ऑप्शन में से। गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। मैं बहुत ज़्यादा वेट नहीं करूंगा क्योंकि उस तरीके से बहुत ज़्यादा वेट करूंगा तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा वीडियो। तो ये बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से वेस्टर्न घाट का कौन सा पार्ट नहीं है, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटका। अगर क्लियर आपको नहीं दिख रहा है तो वो नेटवर्क इशू है फिर, क्योंकि इधर से बहुत क्लियर है, इस वाले में मेरे दूसरे फ़ोन में बहुत क्लियर दिख रहा है, तो नेटवर्क इशू है आपके तरफ। बाकी लोगों का तो नहीं है ना फिर नेटवर्क इशू, तुम्हें तो क्लियर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 पूछ रहा है कि गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में से, आवाज़ नहीं आ रही है,
म्यूट है क्या? नहीं, आवाज तो है, होनी आनी चाहिए। एक मिनट में खुद भी सुन लो। हेलो, आवाज तो आ रही है ना? आवाज क्लियर है। और हो सकता है आप लोगों की तरफ नेटवर्क का इशू चल रहा हो। तो गौसिया का सी है, नुमान का सी है, फहीम का सी है, रुखसार का सी, मिसबा। ओके, तो सभी का आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 27 और ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कहाँ गया ये मेरा कर्सर, कहाँ चला गया यार? हाँ, तो ये आंध्र प्रदेश वेस्टर्न घाट का पार्ट नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 में आ जाएं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ब्रह्मपुत्रा टेक्स यू टर्न। देखो ये ना ड्रेनेज वाले पार्ट से ही पूछा गया, ये तीनों सवाल ड्रेनेज के हैं, है ना? ड्रेनेज और ये फिजिकल फीचर, ये जो चैप्टर है क्लास 9th का ज्योग्राफी का एक चैप्टर है फिजिकल फीचर्स, उससे लिया गया है। और ये और जो इससे पहले जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 26 और 28, ये दोनों क्लास 9th के ड्रेनेज वाले चैप्टर से। तो ड्रेनेज वाला चैप्टर पढ़ लीजिए क्योंकि वो थोड़ा सा जीके में आ जाता है ना, कॉमन सा होता है कि कौन सी नदी किधर गई किधर नहीं गई, कहाँ से निकली। तो ये बताया क्वेश्चन नंबर 28। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ब्रह्मपुत्रा यू टर्न लेके हिंदुस्तान में कहाँ से एंटर करती है? ये बहुत आसान सा सवाल है। कूला कांगरी, नामचा बरवा, नोचिन, कामयांग और गंगी। बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 28 का जो ऑप्शन सही है वो है बी, वेरी गुड, नामचा बरवा। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया बॉर्डर्स भूटान। अब देखो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा मनोहर पांडे के बुक में मिल जाएगा, लूसेंट के बुक में मिल जाएगा, और वहाँ भी मिलेगा नेबरिंग कंट्रीज क्लास 9th के ज्योग्राफी के चैप्टर में। नेबरिंग कंट्रीज वाला चैप्टर है, वहाँ पे मिलेगा। अब इससे आपको सबक क्या हासिल करना है? इससे आपको सबक ये हासिल करना है कि जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं आपके इंडिया के, है ना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, ये सब जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, उन नेबरिंग कंट्रीज का पहले तो आप कैपिटल याद रखें, उनके हेड ऑफ द स्टेट, उनके पार्लियामेंट का नाम, और साथ ही साथ ये भी ख्याल रखें कि कौन सा इंडियन स्टेट उन कंट्रीज के साथ बॉर्डर को शेयर करती है। ये आपको याद रखना है। मिसाल के तौर पे नेपाल के साथ कौन सी इंडियन स्टेट्स बॉर्डर शेयर करती हैं और कितनी है ना? ये सभी आपको नेबरिंग कंट्रीज का ख्याल रखना है। तो यहाँ बताइए क्वेश्चन नंबर 29, 4 3 2 1 कितना होगा? 29 का 29 का ए यानी कि 4, वेरी गुड। अब ये बताइए कि भूटान से कौन कौन से स्टेट्स बॉर्डर शेयर करता है? कमेंट में आंसर दे देना उसको, है ना? अभी नहीं, आराम से कमेंट में जब यूट्यूब चैनल देखना तो उस पर आराम से देते रहना। मजूली, ये 9 से बहुत क्वेश्चन पूछा गया। मजूली द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ड्रेनेज वाले चैप्टर में ये है कि जो मजूली है, देखो यहाँ से एक चीज़ आपको याद रखना है कि मजूली क्या है? लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। एक तो आंसर यहीं से मिल गया, कहीं सवाल पूछ देगा कि लार्जेस्ट रिवर आइलैंड कौन सा है, तो मजूली आपको याद रखना है। इसमें पूछा गया है कि किस स्टेट में है ये मजूली, कर्नाटका, राजस्थान, असम या उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 30, इसका जो राइट आंसर है वो है असम। फिर 31 पे आए। आफ्टर वेल एंड ट्यूबवेल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया इज। वेल और ट्यूबवेल के बाद जो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इरिगेशन है इंडिया में वो कौन सा है? कैनाल, पोन्स, रिवर या सीज। क्वेश्चन नंबर 31, वेल और ट्यूबवेल के बाद जो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इरिगेशन है हिंदुस्तान में वो क्या है? कैनाल, पोन्स, रिवर्स या सीज। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर है वो है ए। फिर क्वेश्चन नंबर 32 में चलें। बस आप यहाँ समझो, आराम से यूट्यूब पे देखना, आराम से रुक रुक के, और वहाँ जवाब देने की कोशिश करना। साबरमती रिवर ओरिजिनेट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो भी पेपर सेटर है उसको बहुत पसंद है ड्रेनेज वाला चैप्टर, है ना? तो ये लगातार ड्रेनेज वाले चैप्टर ही चलाए जा रहे हैं। साबरमती रिवर ओरिजिनेट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। साबरमती रिवर कहाँ से निकलती है, कहाँ से ओरिजिन है साबरमती? तो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन सी नदियां हैं, कहाँ से निकलती हैं, कहाँ पे गिरती हैं, है ना? अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल में, वो सब आपको याद रखना है। कौन कौन से स्टेट से वो क्रॉस करती हैं, कहाँ पे एक दूसरे के साथ जाके मिलती हैं और किस रिवर के साथ मिलती हैं, ये सब आपको ख्याल रखना है। सतपुरा, विंध्या, अरावली या नीलगिरी।
कहाँ से ओरिजिनेट होती है साबरमती? इसका जो आंसर है वो है सी, अरावली से। फिर 33 में देखें, क्वेश्चन नंबर 33, विच सिटी इन इंडिया इज कॉल्ड ए जीरो मिल सेंटर? जीरो मिल सेंटर, जीरो माइल सेंटर, सॉरी। तो जीरो माइल सेंटर किस सिटी को कहते हैं? हिंदुस्तान के किस सिटी को जीरो माइल सेंटर कहते हैं? नासिक, नागपुर, प्रयागराज या लखनऊ? क्वेश्चन नंबर 33, इसका जो राइट आंसर है वो है नागपुर। नागपुर को जीरो माइल सेंटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 में आ जाओ। 6 ट्राइब्स नोन एज PTG, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, आर लोकेटेड इन। तो कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे जो 6 ट्राइब्स हैं जिनको प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स कहते हैं वो पाए जाते हैं? नीलगिरीज, कोस्टल उड़ीसा, थार डिजर्ट या हिमालयास? क्वेश्चन नंबर 34। तो इसको रिव्यू में रख दीजिए और मुझे याद दिलाइएगा कि सर एक क्वेश्चन आपने रिव्यू में रखा है ना? इस क्वेश्चन को रिव्यू में रख दीजिए अभी फिलहाल के लिए, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 35 में आ जाओ। 35 क्या कह रहा है? एन ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया इज लोकेटेड एट। एक दिन और ये क्वेश्चन कर रहे थे तो वो सामने दिखा था। ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इंडिया में कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 35 ये है डिगबॉय ऑफ असम, यानी कि पहला जो ऑयल रिफाइनरी तैयार किया गया था वो यहीं पे किया गया था, डिगबॉय ऑफ असम। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, मूगा सिल्क इज प्रोड्यूस्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? एक सिल्क है जिसका नाम है मूगा, वैरायटी है सिल्क का। तो ये मूगा जो सिल्क है उसको किस स्टेट में प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि कौन सा स्टेट है जहाँ पे मूगा सिल्क का प्रोडक्शन होता है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, असम या बोध? क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है असम। असम में मूगा सिल्क का प्रोडक्शन होता है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट एस्टिमेटेड यूरेनियम रिसोर्स? ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के चैप्टर से ये लिया गया है, क्लास 10th के ज्योग्राफी से। इसमें पूछा गया है कि सबसे ज्यादा यूरेनियम रिसोर्स कहाँ पाया जाएगा? आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ या दिल्ली? क्वेश्चन नंबर 37, इसका जो राइट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। ये सब याद रखो यहीं से। 38 में आ जाओ, कल भी सवाल था लेटेराइट सॉइल से रिलेटेड। लेटेराइट सॉइल्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू विच एक्शन? तो लेटेराइट जो सॉइल है वो किस वजह से होते हैं? किस वजह से वो सॉइल लेटेराइट सॉइल बन जाता है? सॉइल इरोजन, लीचिंग, मैन्यूरिंग या एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज? कौन सा सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 38 का? है ना, तो ये लीचिंग की वजह से लेटेराइट सॉइल बन जाता है। फिर आ जाओ उधर, ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका कॉल्ड ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। अब ये देखो, ग्रासलैंड जो नॉर्थ अमेरिका के होते हैं उनको ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। अब सवाल क्या है, तो कौन सा ग्रासलैंड ब्रेड क्या है उसमें, कौन सा कहाँ गया यार, कौन सा ग्रासलैंड है जिसको ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? इसमें से आपको जवाब देना है, प्रेयरीज है, पंपा है, वेल्ड है या डाउनो है? तो इन चारों में से ऑप्शन बताइए। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर है प्रेयरीज। प्रेयरीज को बोला जाता है ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। और अल अजीजिया, द हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, इज लोकेटेड इन। ये जो अल अजीजिया है वो हॉटेस्ट प्लेस है पूरे धरती पे, ये कहाँ है अल अजीजिया? पेरू, सूडान, कनाडा या लीबिया? क्वेश्चन नंबर 40, ये है लीबिया के अंदर है अल अजीजिया। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेज, ये कल भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? क्वेश्चन नंबर 41, है ना, तो ये जो बॉडी है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक, फिर उसके बाद 42 में देखो, मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैव अ टेन्योर ऑफ। अभी उस दिन पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी जिक्र आया था। इसमें सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल कितने साल का होता है? 6, 5, 4, 3, कितने साल का होता है? क्वेश्चन नंबर 42।
तो ये जो टेन्योर होता है इनका 6 साल का होता है। विच इज द लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया वाइज इन इंडिया, ये भी शायद 9th के बुक में था आपके सिविक्स वाले, उसमें मिलेगा। विच इज द लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया वाइज इन इंडिया, हिंदुस्तान में एरिया के हिसाब से देखा जाए तो लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, कच्छ, मुंबई, भोपाल या लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 43, इसका जो राइट आंसर है वो है लद्दाख, लद्दाख है लार्जेस्ट। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज नॉट कंसर्न्ड विद द इलेक्शन, देखो इलेक्शन कमीशन से 2 क्वेश्चन आ गया, एक यहाँ देखो, तो याद रखना इलेक्शन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बताओ कि फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, चलो ये कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाओ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसका इलेक्शन नहीं कंडक्ट कराता है, वो मैंने बताया था जब हम पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वहां पे जिक्र आया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। ये आपको बताना है कि किसका इलेक्शन को कंडक्ट नहीं कराती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या नन ऑफ दीज। देखो ये तो पता ही है कि प्रेसिडेंट का कंडक्ट कराती है, वाइस प्रेसिडेंट का भी कराती है, तो और पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी का ये नहीं कराती है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है ना, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला राइट आंसर हो गया इसका क्वेश्चन के हिसाब से कि किसका इलेक्शन नहीं करवाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 45 में आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कांट बी अमेंडेड, ये बताओ कि कौन सा ऐसा पार्ट है, कौन सा ऐसा प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है, जिसको अमेंड नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 45, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, मुझे लगता है कि क्वेश्चन ठीक से फ्रेम नहीं हुआ है ना, इसमें मुझे थोड़ा सा ऑप्शन को देखते हुए कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कांट बी अमेंडेड, आंसर आपके जो ऑफिशियल आंसर है वो है प्रियम्बल, इसमें दिखा रहा है, बट प्रियम्बल क्यों नहीं अमेंड होगा भाई, ये किसने कह दिया, अमेंडमेंट तो हुआ भी है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में, और ये बताइए कि उस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कौन कौन से वर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, तो इसको भी रिव्यू में डाल दो। ये क्वेश्चन ही मुझे लगता है कि ये गलत हो जाएगा उस हिसाब से, क्योंकि अमेंडमेंट क्यों नहीं होगा, प्रीएम्बल में होगा, डीपीएसपी में होगा, फंडामेंटल राइट में होगा, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, इसको रिव्यू में डालो, या फिर ये इस क्वेश्चन को हटा लिया होगा, डिलीट कर दिया गया होगा, या आपके नंबर या आपको नंबर मिल जाएगा। पार्लियामेंट, द लेजिस्लेचर ऑफ इंडियन यूनियन कंसिस्ट ऑफ, ये देखो, ये आप ध्यान से देखो कि पार्लियामेंट, जो यूनियन पार्लियामेंट है उसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं यूनियन पार्लियामेंट में, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा या ऑल ऑफ दीज। तो आप हमेशा याद रखें कि पार्लियामेंट जब भी बनता है, देखो पार्लियामेंट यानी कि जो नेशनल लेवल पे होती है, जो यूनियन गवर्नमेंट होती है, जहाँ पे लोग जाके बैठते हैं, एमपीज जो होते हैं, वो लोकसभा में होते हैं, कोई भी बिल लोकसभा से पास होगी फिर राज्यसभा में जाएगी, या पहले राज्यसभा में और फिर लोकसभा में, कहीं भी जा सकता है, बट वो तब तक बिल एक्ट नहीं बनेगा जब तक उसके ऊपर प्रेसिडेंट का एसेंट ना लग जाए, प्रेसिडेंट इजाजत न दे दे, है ना। तो इसीलिए लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों पार्ट ऑफ पार्लियामेंट है। याद रखना कि पार्लियामेंट के पार्ट में प्रेसिडेंट है, बट प्रेसिडेंट किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है, तो ये आपको याद रखना है कि प्रेसिडेंट किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है, बट प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मतलब ही है कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों मिला के पार्लियामेंट कहलाते हैं, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। फुल फॉर्म ऑफ वीवीपैट, कल ईवीएम का फुल फॉर्म पूछा था, आज वीवीपैट का फुल फॉर्म पूछ दिया है ना, मतलब पिछले साल ईवीएम का था, आज वीवीपैट का है। तो क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या है, देखो वोटर, देखो यही मैं कह रहा था कि बहुत क्लियरली आपको बहुत ध्यान से देखना है ऐसे क्वेश्चंस को। वोटर वेरीफाइबल प्रिंट ऑडिट ट्रायल, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट टास्क, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, तो यही राइट आंसर है, वोटर वेरीफाइबल, है ना, पेपर ऑडिट ट्रायल, ये इसका राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 47।
फिर 48 में आ जाओ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल फोर्स, जिसको आफ्स्पा कहते हैं, एक्ट वाज इम्पोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये बताना है कि जो आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल फोर्स है, वो जो एक्ट है सबसे पहले किस स्टेट के लिए बनाया गया था, किस स्टेट में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48 ऑप्शन में जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र या नॉर्थ ईस्ट स्टेट। आपको सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में कितने स्टेट्स आते हैं और इनकी मदर स्टेट कौन है। मतलब ये 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होती हैं, और साथ ही साथ आपको बताना है ये नॉर्थ ईस्ट के कौन कौन सी 7 स्टेट्स हैं जिसको 7 सिस्टर्स कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट में, प्लस उनका कैपिटल और वहाँ के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर का नाम बताना है। ये आपका टास्क है, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर है वो यही है, ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 48 का। सबसे पहले यहीं पे आफ्स्पा लगा था। Which of the following term does not get a place in Constitution of India? सबसे पहले इसको सर्कल कर लो, इस तरीके के क्वेश्चंस को, इस तरीके के वर्ड्स को, कि नॉट का ख्याल रखना है कि ये जो आपको ये 4 वर्ड्स दिख रहे हैं, इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या क्या वर्ड्स हैं? बजट, कैबिनेट, चीफ जस्टिस और अटॉर्नी जनरल। क्वेश्चन नंबर 49 इसका जो राइट आंसर है वो है बजट। ठीक है, बजट को कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो बजट वर्ड नहीं है कहीं, देखो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड नहीं है, सेकुलर वर्ड नहीं है, वो प्रियम्बल के अंदर ही सिर्फ सेकुलर है भी नहीं है ना, सेकुलर नहीं है, फेडरल नहीं है ना, ये सारे वर्ड्स आपको कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को नहीं मिलेगा। बजट के जगह पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। आप बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, फर्स्ट मुस्लिम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, और कौन ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है या फिर कितने ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जो प्रेसिडेंट भी रहे हैं। साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल कौन है अभी के, और अटॉर्नी जनरल किस आर्टिकल में आते हैं, ये भी आपको, मैं आर्टिकल लिखने वाला था, कोई बात नहीं, तो ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 49। फिर क्वेश्चन नंबर आ जाओ 50 में, है ना, ये आ जाओ क्वेश्चन नंबर 50। हु इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? ये बताओ किसको फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है? चेयरमैन, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेयर या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इसका जो राइट आंसर है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन होते हैं? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं। देखो ये सब वीडियोस में इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इसको एक बार देख कर भी जाओगे, बहुत से क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर दोगे, बहुत से क्वेश्चन सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 51 में आ जाओ। कैपिटल पनिशमेंट जिसको डेथ पेनाल्टी कहते हैं, कैन बी पार्डन्ड बाई, वो जो कैपिटल पनिशमेंट होता है, जो डेथ पेनाल्टी होता है, वो कौन क्षमा कर सकता है, कौन माफ कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी, या प्रेसिडेंट और गवर्नर, प्रेसिडेंट बाय एडवाइस ऑफ पार्लियामेंट, या ओनली प्रेसिडेंट? क्वेश्चन नंबर 51। तो ये कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनाल्टी, है ना, डेथ पेनाल्टी मुझे लगता है कि ओनली प्रेसिडेंट होना चाहिए, बट आपके ऑप्शन में प्रेसिडेंट और गवर्नर भी है ना, गवर्नर के पास भी है पावर, बट डेथ पेनाल्टी शायद गवर्नर नहीं कर पाएगा, उसके पास पावर नहीं होता है, वो प्रेसिडेंट के पास ही होगा सिर्फ, है ना। डेथ पेनाल्टी में नहीं, गवर्नर के पास पावर नहीं है, सिर्फ प्रेसिडेंट ही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 52 में आ जाओ। तो इस तरीके से आपको देखना है, ध्यान से समझना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखो ये बहुत थोड़ा सा डीप जाके क्वेश्चन पूछा गया है 11th एंट्रेंस के हिसाब से अगर देखा जाए। रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स, ओके, फिर आप ये बताएं कि जो प्रेसिडेंट है वो किस आर्टिकल के तहत पार्डनिंग पावर रखता है, और जो गवर्नर है वो भी किस आर्टिकल के तहत पार्डनिंग पावर रखता है, आर्टिकल बताना है आपको। रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग? वोटरों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये किसकी जिम्मेदारी है? इंडिविजुअल वोटर्स, गवर्नमेंट, इलेक्शन कमीशन या कॉर्पोरेशंस?
किसकी जिम्मेदारी होती है कि वोटर लिस्ट में किसका नाम होगा नहीं होगा, कौन ये सब देख रेख करेगा। क्वेश्चन नंबर 52। तो इसका जो राइट आंसर है इलेक्शन कमीशन। वो जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हम पढ़ रहे थे, मैंने बताया था कि क्या क्या काम है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो एक बार फिर से उसको देख लिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 आए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट को सबसे पहले सर्कल करिए। अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसी दिन अभी हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी होती है, थोड़ा सा मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ाया था। फिर मैं क्या करूंगा, आपको सिर्फ इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मैं बता दूंगा, है ना। ये बताइए कि कौन सा नहीं है। इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन। आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो है, आपके लिए बस इतना सा समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऐसी बॉडीज होती हैं जिसमें आर्टिकल मौजूद है, ठीक है। तो ये बताएं कौन सा, किसमें आर्टिकल नहीं है। नीति आयोग, आपको पता है कि नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, कल भी इसके बारे में जिक्र हुआ था। यही नीति आयोग के बारे में आज भी बताइए कि चेयरपर्सन कौन होता है, और फिर सीईओ कौन है, वाइस चेयरपर्सन कौन है, और फर्स्ट सीईओ कौन था, ये जवाब देना है कमेंट बॉक्स में नीति आयोग का। फिर यूपीएससी का चेयरमैन का नाम बताना है। इलेक्शन कमीशन, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका नाम बताना है, और जो 2 इलेक्शन कमिश्नर है उनका भी नाम बताना है। और फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में आता है, यूपीएससी का भी आर्टिकल बताइए, इलेक्शन कमीशन का भी आर्टिकल बताइए। फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में आता है, प्लस अभी फाइनेंस कमिश्नर कौन है, ये भी आप जवाब दें कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 54, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड। अब देखो ये और भी अंदर जाके पूछ रहा है ना, कि नागालैंड का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। क्वेश्चन नंबर 54, नागामीज, इंग्लिश, असमी या चैंग। तो नागालैंड का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। और जो 8th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, याद रखना। वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, ये तो आप अपॉइंटमेंट हमेशा याद रखें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, अटॉर्नी जनरल को कौन करता है, ये सब याद रखें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर या फिर नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 55, इसका जवाब हो जाएगा प्रेसिडेंट ही करते हैं। Which of the following is not a subsidiary of RBI? आरबीआई का इसमें से सब्सिडी कौन सी नहीं है, नेशनल हाउसिंग बैंक, नबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड या सिडबी। क्वेश्चन नंबर 56, तो इसका जो राइट आंसर है नेशनल हाउसिंग बैंक, ये सब्सिडरी नहीं है आरबीआई का, बाकी ये तीनों सब्सिडरी हैं आरबीआई की। क्वेश्चन नंबर 57 में, द फर्स्ट बैंक प्योरली मैनेज बाय इंडियंस, ऐसे बैंक का नाम बताइए जो प्योरली इंडियन मैनेज करते थे। फर्स्ट ऐसा कौन सा बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई या इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 57, ये है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। फिर 58 आ जाएं, बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई इज अ मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट विच ऑफ द फॉलोइंग, इससे क्या निकल कर आता है बीएमआई से, इन्फेंट मोर्टेलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस, लॉन्गेविटी या कैनानी स्टेट्स। आपको ये बताना है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी किसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 का जवाब बताएं, इसका जो आंसर है वो है लॉन्गेविटी। क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज एन अलायंस, अलायंस किसको कहते हैं। अलायंस का मतलब होता है कोलिशन, कोलिशन का मतलब होता है गठबंधन, चाहे उसको आप गठबंधन कहिए, महागठबंधन कहिए या कुछ भी कह दीजिए। अलायंस का मतलब ये होता है कि जब 2 पार्टियां साथ में आती हैं, चाहे वो प्री पोल हो या फिर पोस्ट पोल हो, यानी कि कुछ पार्टियां इलेक्शन से पहले अलायंस बना लेती हैं, कुछ इलेक्शन के बाद अलायंस बनाती हैं। तो इसमें आपको आंसर मिल ही गया होगा। तो 1 पार्टी कंटेस्ट इलेक्शन ये बिल्कुल नहीं होगा। सेवरल पार्टीज जॉइन हैंड्स टू कंटेस्ट इलेक्शन, यस ये हो सकता है, बट और भी ऑप्शन देखना है। ये देखिए एक चीज़ है कि आप जब भी एमसीक्यूज को सॉल्व करें, सिर्फ ये ना हो कि ये आपको दिख गया तो बस इसी पर टिक लगा दिया, नहीं, चारों ऑप्शन को पढ़ें। यू हैव टू चूज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, है ना, जो सबसे खूबसूरत आंसर दिखे उसको चूज करना होता है। तो 2 पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन या नन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा यही, सेवरल पार्टीज जॉइन हैंड्स टू कंटेस्ट इलेक्शन, ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 2 पार्टी नहीं, एटलीस्ट अगर होता है एटलीस्ट 2 पार्टीज, तो यहाँ पे ये कहा जाता है कोएलिशन, मतलब यहाँ पे एटलीस्ट 2 पार्टीज, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करे, नहीं।
इंडियन इलेक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इंडिया किस टाइप की कंट्री है? इंडियन इलेक्शन किस टाइप, इंडियन इलेक्शन जो होता है वो कैसा होता है? वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, डिक्टेटरशिप या मल्टी पार्टी सिस्टम? क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 60। तो ये है, आपको पता है वन पार्टी सिस्टम यहाँ नहीं है, चाइना में है ना, ये चाइना के लिए है। डिक्टेटरशिप कहाँ है? सबसे आसान सा एग्जांपल है नॉर्थ कोरिया। टू पार्टी सिस्टम यहाँ नहीं है, यहाँ यूएस और यूके में है। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। आप देखें 6 नेशनल पार्टीज हैं हिंदुस्तान में, और 6 नेशनल पार्टीज कौन कौन सी हैं उसका नाम लिखना है। नेशनल कंज्यूमर डे, ये तो इम्पोर्टेंट डेज वाले टॉपिक में आएगा, आपको याद रखना ही रखना है कि नेशनल कंज्यूमर डे शायद कल भी पूछा गया था ये नेशनल कंज्यूमर डे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको क्यों इतना ज़रूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रिवाइज करके जाना। बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे कि डायरेक्टली वहीं से कॉपी करके रख दिया जाता है। तो नेशनल कंज्यूमर डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 24 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 अक्टूबर या 23 अक्टूबर? क्वेश्चन नंबर 61, इसका जो राइट आंसर है वो है 24 दिसंबर। 62 में आ जाए कि विच एजेंसी डेवलप्स स्टैंडर्ड्स फॉर गुड एंड सर्विसेज इन इंडिया? ये भी सवाल कल पूछा गया था, यानी 2018 वाले क्वेश्चन पेपर में था ये। सवाल है कि कौन सी एजेंसी डेवलप स्टैंडर्ड गुड्स एंड सर्विसेज की डेवलप करती है? किसकी जिम्मेदारी होती है स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, क्वालिटी को मेंटेन करना? कोपरा, बीआईएस, कंज्यूमर कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट? क्वेश्चन नंबर 62, इसका जो राइट आंसर होगा, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 है, और आपके यहाँ पे डी ऑप्शन दिखा रहा है जो कि गलत है ना। ये है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, है ना ये। इसीलिए मैं आप लोगों को सॉल्व करा देता हूँ कि गलत आप याद करके ना जाए। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वाज पास्ड इन, ये कल भी क्वेश्चन पूछा गया था कि RTI एक्ट कब आया था, कब पास किया गया था, किस ईयर में पास किया गया था? क्वेश्चन नंबर 63, वो 2005 में। MRP एज अ प्रोडक्ट मीन, MRP का मतलब क्या होता है? आपने बहुत सी चीजें खरीदी होंगी, उस पर लिखा रहता है MRP। MRP यहाँ पे देखो, यहाँ आपको पता है, मुझे भी पता है कि आपको पता है, बट जल्दबाजी में क्या होगा कि आप गलत कर जाओगे, है ना। देखो यहाँ पे मिनिमम रिटेल प्राइस, मिनिमम रिटेल प्रोडक्ट, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्रोडक्ट, आपको पता है, बट आप जल्दबाजी में इस वर्ड को देख के गलत कर सकते हो, है ना, ध्यान से अगर पूरा नहीं देखोगे तो। इसीलिए ध्यान से देखो, आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, MRP। क्वेश्चन नंबर 65 देखो, इफ अ ग्रासहॉपर इज ईटन बाय अ फ्रॉग देन द एनर्जी ट्रांसफर विल बी फ्रॉम, ये साइंस का थोड़ा सा क्वेश्चन हो गया, है ना, बट घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान सा है। कह रहा है कि अगर मेंढक ग्रास हॉपर को खा लेता है तब एनर्जी कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी प्रोडक्ट टू सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी प्रोडक्ट टू सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर टू प्राइमरी प्रोडक्ट। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो इसको छोड़ देना, क्योंकि इस पर थोड़ा सा आपके हिसाब से, आप जब क्लास 10th पढ़कर आए हैं और 11th का एंट्रेंस दे रहे हैं, आपके हिसाब से हो सकता है कि ये थोड़ा सा टफ पड़ जाए। इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, आगे बढ़ जाना है। पहले जब पूरा खत्म कर लो फिर इस पर टाइम देना आराम से, है ना। क्वेश्चन नंबर 65, तो इसमें क्या है? इसका राइट आंसर है ए। क्यों? ये प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर में जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रहा है। देखो ये ग्रास हॉपर है ना, ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है? ये फ्रॉग, मेंढक। तो ये कौन, किस लेवल ऑफ एनर्जी में ट्रांसफर हो रहा है? ग्रास हॉपर घास वगैरह ये सब खाता है ना, प्राइमरी चीजों को वो खाता है, और जो घास वगैरह को खाए वो प्राइमरी कंज्यूमर, वो कंज्यूम कर रहा है ना, घास खा रहा है ना, और इनको खा ले रहा है कौन? ये फ्रॉग। तो ये सेकेंडरी हो गया, तो प्राइमरी टू सेकेंडरी। क्वेश्चन नंबर 66 में आ जाओ, एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ ह्यूमन टू यूवी रेज रिजल्टिंग, बहुत ज़्यादा अगर अल्ट्रावायलेट रेज का एक्सपोजर होगा ह्यूमन बींग को तो क्या हो जाएगा? डैमेज टू इम्यून सिस्टम, डैमेज टू लंग, बोन कैंसर, पेप्टिक अल्सर, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 66, ये सब थोड़ा सा साइंस के क्वेश्चन, मतलब साइंस नहीं, जनरल साइंस है, जो कि आपको आना चाहिए। नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उधर से भी कवर कर लेंगे। बिल्कुल 100 क्वेश्चन राइट नहीं करना है आपको, जामिया के लिए 80 क्वेश्चन सही करना है। और
80 क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ तो इतना मत समझ लो कि यार ये जो फिगर है बहुत बड़ा है, नहीं। आप देख रहे हो कि जो भी पढ़ते हुए आए हो क्वेश्चन उसी जगह से पूछा गया है जो आपने पढ़ा है। कुछ कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स जाकर पूछेंगे ही। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो है बोन कैंसर। 67 में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। ये कई बार पूछा जा चुका है, एएमयू में भी पूछा जाता रहा है, जामिया में भी पूछा जाता रहा है। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल किसको कहते हैं, श्रीनगर, बेंगलुरु, नोएडा या पुणे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट क्लास मेल। ये लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी जब हम पढ़ रहे थे वहाँ पे इसका जिक्र हुआ था। फर्स्ट क्लास मेल, सेकंड क्लास मेल क्या होते हैं। तो फर्स्ट क्लास जो मेल होता है उसको क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, बुक, पैकेट, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स, पेरियोडिकल्स या एनवेलप्स। क्वेश्चन नंबर 68। तो एनवेलप्स को फर्स्ट क्लास मेल कहा जाता है, तो बाकी ये सब सेकंड क्लास में है। ये आप बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिए, जो जो सिलेबस में दिया गया है और जो मैंने पढ़ाया है एटलीस्ट उसको बस बढ़िया से पढ़ लो, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा एग्जाम। डिस्ट्रिक्ट रोड्स आर मेंटेन बाय, डिस्ट्रिक्ट रोड को कौन मेंटेन करेगा, पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी, जिला परिषद या बीआरओ। आपको पता है कि पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट वाले स्टेट रोड को मेंटेन करते हैं, सीपीडब्ल्यूडी नेशनल को, और बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बॉर्डर वाले रोड को। एक ही चीज बच गया, जिला परिषद, यही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, विच कम्युनिटी इन इंडिया इज फेमस फॉर। किसके लिए फेमस है भाई ये कम्युनिटी, ये कम्युनिटी फेमस है प्रोटेक्टिंग ब्लैक बक। कौन सी कम्युनिटी है जो ब्लैक बक को प्रोटेक्ट करती है। ये बहुत न्यूज में रहता है और अभी हाल फिलहाल में भी न्यूज में ही है। अगर आपने न्यूज सुना होगा, थोड़ा बहुत भी न्यूज़पेपर अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका जवाब दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 70, बिश्नोई, राजस्थान में ये कम्युनिटी पाई जाती है। और सलमान खान के ऊपर जो केस चलता है काले हिरन को मारने के लिए, यही बिश्नोई समाज है जो क्या कहती है कि सलमान खान ने खराब किया है, बुरा किया है। वैसे ब्लैक बक को मारना गैर कानूनी है। फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन, तो ये आपको याद रखना है कि सोशियो रिलीजियस मूवमेंट से अगेन ये सवाल आ गया। तो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट से पूरा पढ़ लीजिए जितना भी है सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। ये देखो, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, फिर राजा राम मोहन रॉय, है ना, हेनरी डेरोजियो, इन सभी को सोशियो रिलीजियस मूवमेंट में। फिर आपको सर सैयद अहमद खां का भी वहाँ पे नाम मिलेगा, उनको भी पढ़ लीजिए। जितना भी सोशियो रिलीजियस मूवमेंट है, कब इसको फाउंड किया गया, फाउंडर कौन है, ये तमाम चीज़ें आप पढ़ लीजिए। एक नंबर आपको मिलने ही वाला है। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर बताइए कि रामकृष्ण मिशन के फाउंडर कौन है। क्वेश्चन नंबर 71, इसके जो फाउंडर है वो है स्वामी विवेकानंद। द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंसी इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड एट, पहला ब्रिटिश प्रेसिडेंसी हिंदुस्तान में कहाँ पे बनाया गया था, सूरत, मछलीपट्टनम, मद्रास या बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 72, तो ये बनाया गया था सूरत के अंदर। Who among the following attended all three round table conference, ये तो अभी हाल ही फिलहाल में हमने पढ़ा है नेशनलिज्म इन इंडिया के टॉपिक में कि कौन ऐसा दो ही लोग थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया है, बी आर अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू, है ना। महात्मा गांधी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो बी आर अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू ही दो ऐसे इंसान हैं जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर। 74 में आ जाए, द ओनली सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हिच वाज प्रिसाइडेड बाय महात्मा गांधी वाज, कल भी बताया था मैंने और मैं कहता भी रहता हूं कि महात्मा गांधी के बारे में अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस सवाल पूछा जाएगा तो यही सवाल पूछा जाएगा कि 1924 में सिर्फ एकमात्र इन्होंने सेशन को चेयर किया था, यानी कि प्रेसिडेंट थे ये बेलगाम के सेशन में 1924 में। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 75 में आ जाए, द सिल्वर कॉइन विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय शेर शाह एंड कंटिन्यूड बाय द मुगल्स वाज, ये देखो ये इस टाइप के क्वेश्चंस ना आमतौर पे एमयू में पूछा जाता है बहुत ज़्यादा मेडिकल से और इस एरिया से। यहाँ जामिया में नहीं पूछा जाता है बट पूछ दिया है क्योंकि ये जीके का सवाल है। तो ये बताइए कि सिल्वर कॉइन जो शेर शाह सूरी ने इसकी शुरुआत की थी और वो मुगल्स तक चलता रहा, वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, मतलब वो कौन सा सिल्वर कॉइन था, दिनार, अशरफी, रुपया या मुहर। क्वेश्चन नंबर 75, इसका जो आंसर है रुपया, ठीक है, जो अभी तक चल रहा है, रुपया नाम।
76 में आओ, who among the following was the first writer to use Urdu as a medium of poetic expression? इनमें से कौन से ऐसे राइटर हैं जिन्होंने उर्दू का इस्तेमाल किया था पोएटिक एक्सप्रेशन के लिए? अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब, बहादुर शाह जफर या फैज? क्वेश्चन नंबर 76। अमीर खुसरो, ये अमीर खुसरो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है एमयू के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा। देखो एमयू के लिए ना सूफिज़म, जैनिज़्म, सूफिज़म, सिखिज़म और उधर साउथ में कौन सी भक्ति, ये तीनों बहुत बढ़िया से पढ़ लेना, ये पूछता ही पूछता है एमयू में। और जैसे ही आप पढ़ोगे सूफिज़म में तो ये पूरा ऑर्डर पढ़ना पड़ेगा, चिश्ती, सुहरावर्दी और कादरिया, जितना भी है ऋषि ऑर्डर, ये तमाम ऑर्डर्स को पढ़ें। फाउंडर कौन है और कौन कौन से उसके सेंट हैं, वो तमाम चीज़ें आपको जानना है, क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर अमीर खुसरो। हु वाज पॉपुलरली नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया, ये निकनेम्स वाला टॉपिक है। ये आपको जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ ना, वो ढूंढो, मैंने पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया तो खुद से ढूंढो और पढ़ लो उसको। आयरन मैन ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है, स्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और आयरन लेडी इंदिरा गांधी को कहा जाता है ना। बाकी गांधी को तो आपको पता ही है कि क्या क्या कहा जाता है। फिर 78 में आ जाओ, विच मुगल एम्परर रोट हिज बायोग्राफी, कौन से ऐसे मुगल शासक है जिसने अपनी बायोग्राफी लिखा है, अपने लाइफ के बारे में ही लिखा है खुद ही? वो है बाबर, तो इसके बाबूरी है ना, 78 का सी। 1 टेराबाइट, देखो ये क्वेश्चन मैं 3 साल से मैं देख रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मगर एक चीज बढ़ा दिया जा रहा है ना। इस बार टीबी के बारे में पूछ लिया गया, पहले केबी, एमबी, और फिर नहीं, पहले केबी, पहले एमबी, फिर जीबी, और फिर अब टीबी। अब इससे भी बड़ा कुछ ढूंढ लेना है ना। तो ये कंप्यूटर से एक क्वेश्चन ये वाला पूछा गया है, इससे आपको देखो, अगर कोई तैयार नहीं हो रहा है तो वो बहुत बड़ा मूर्ख है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने का मतलब ये नहीं कि आपको किसी ने बता दिया इसका ए सही है, दूसरे का सी सही है, पांचवें का डी सही है, ये करके नहीं आपको एग्जाम आप क्लियर नहीं कर सकते। आप उसको देखिए कि टॉपिक क्या क्या पूछा गया है और उस पर रिसर्च करिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस और भी किस टाइप के क्वेश्चंस, कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, और बस टॉपिक पढ़ के जाओ। देखो जो 2-3 साल से मैंने जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया 2-3 साल का, अब देखोगे, यानी कि ये थर्ड पेपर है, तो वो जो देखोगे पहले और दूसरे को देखोगे, इसमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी देखने को मिलेगा, है ना। एक तो देखो निकनेम्स पूछ रहा है, दूसरा आप देखोगे कि इंपॉर्टेंट डेट्स पूछ रहा है, सेशंस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस, इंडियन पॉलिटी मैंने कहा है पढ़ने के लिए, वो पूछ रहा है। इन सब टॉपिक्स को क्लियर कर लो, यहीं पे टाइम नहीं मिलेगा आपको। तो 1 TB किसके बराबर है भाई? 1025 GB के बराबर, इसके 1 ऑक्टा और 1 किलो किसके? 79। क्वेश्चन नंबर 79 का हो गया 1024 गीगाबाइट के बराबर है। इबादत खाना वाज बिल्ड बाय, ये मनोहर पांडे या लुसेंट, कहीं से भी कवर कर लो इन सब चीज़ों को, ये सब जीके के अंदर आता है, जीके में वो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ये एमयू में भी काम आएगा और जामिया में भी। इबादत खाना किसने बनाया था? बाबर, अकबर, औरंगजेब या शेरशाह? क्वेश्चन नंबर 80, तो ये बनाया था अकबर ने। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिसीव्ड रिसेंटली डिग्री ऑफ डॉक्टरेट फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी, ये उस जमाने की सवाल है, मतलब 2019 का सवाल है ना। तो 2019 में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सबसे पहले तो लिखो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2019 में कौन था और अभी कौन है, और इससे पहले वो क्या थे, कहाँ के थे, ये लिखना है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है इंडिया के अभी फिलहाल में, और इससे पहले वो क्या थे और कहाँ के थे। ठीक है, जो भी थे वो कहाँ के थे। क्वेश्चन नंबर 81, तो वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू थे, उनको क्या मिला, मतलब डॉक्टरेट की उपाधि उनको मिली थी, किस यूनिवर्सिटी से मिली थी? तो इसका सीधा आंसर जान लें कि यूनिवर्सिटी फॉर पीस के लिए, यहाँ से मिली थी उनको डॉक्टरेट की उपाधि। और ये है यूट्यूब चैनल लर्न विथ ज़ेब, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ भी सब्सक्राइब कर लीजिए, खुद भी भला करिए, दूसरों का भी भला करवाइए। 82 इंटरनेशनल, देखो अभी इंपॉर्टेंट डेज, यहाँ देखो बैक टू बैक ये इंपॉर्टेंट डेज दो पूछा गया है। इंटरनेशनल वीमेंस डे, इंटरनेशनल वीमेंस डे ना आपको भूलना ही नहीं चाहिए, अगर भूल गए तो सबसे बड़ी भूल हो गई आपकी जिंदगी से, है ना। इंटरनेशनल वीमेंस डे आप नहीं भूल सकते, मार्च 8 को सेलिब्रेट किया जाता है। और वर्ल्ड टीचर्स डे कल मैंने पूछा भी था, कमेंट बॉक्स में कुछ लोगों ने जवाब भी दिया है कि हाँ, अच्छा ये मई लग गया, ओके। देखो ये गलती आपसे भी हो सकती है ना, कि आपको लगेगा कि अच्छा यही मार्च लिखा हुआ है, आपने लगा दिया मार्च में, पता चला कि आप मई और जून लग गया। तो आप ध्यान से देखें कि इस तरीके की गलतियां होती हैं, एंट्रेंस में कॉमन है, तो उस पर थोड़ा सा फोकस करके
ऑप्शन में टिक लगाना। तो मार्च 8 में वीमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड टीचर्स डे कल भी पूछा था मैंने, तो वो सेलिब्रेट कुछ लोगों ने बताया भी था। सेलिब्रेट करते हैं कब? देखो बहुत से बच्चे क्या होंगे 5 सितंबर को मार के चले आएंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। 5 सितंबर को टीचर्स डे है, इंडिया वाला, राधा कृष्णन का बर्थडे है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड टीचर्स डे। क्वेश्चन नंबर 84, मुंबई अहमदाबाद फर्स्ट बुलेट ट्रेन विल एनक्रोच विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क? ये जो मुंबई और अहमदाबाद के अंदर जो फर्स्ट बुलेट ट्रेन बनाई जा रही है, उससे किस नेशनल पार्क को नुकसान होने वाला है? कहाँ से होकर गुजरेगी? संजीव गांधी नेशनल पार्क, काजीरंगा, कैलेडियो नेशनल पार्क, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन सा? 84, क्वेश्चन नंबर 84 का क्या जवाब होगा आप बताइए। तो आपको पता है कि भैया ये मैंने क्लास 9th वाले में कराया है, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, उसमें बताया कि महाराष्ट्र के अंदर संजय गांधी नेशनल पार्क है। और ये संजय गांधी नेशनल पार्क एक जगह नहीं है, कई जगह है ना। तो इसका जो राइट आंसर है यही है, संजय गांधी। चिलिका लेक, ये देखो इसमें लेक्स, डैम्स, मतलब इस वाले चैप्टर में मैं देख रहा हूँ कि ड्रेनेज से काफी काफी क्वेश्चन पूछा गया है। चिलिका लेक कहाँ पे है ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 85, देखो जब लेक्स वगैरह के बारे में पढ़ना तो क्या पढ़ना है कि फ्रेश वाटर लेक कौन से हैं, कहाँ कहाँ है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है ना, ये सब चीजें आपको पढ़ना है। प्लस किस स्टेट में है, कौन सा लेक किस स्टेट में है। चिलिका लेक कहाँ है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा या केरला? क्वेश्चन नंबर 85, तो चिलिका है उड़ीसा में। 86 में आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड टू बी एज एंडेंजर्ड बाय IUCN रेड लिस्ट? आपने पढ़ा है क्लास 10th में वाइल्ड लाइफ, हाँ चैप्टर का नाम है वाइल्ड लाइफ, हाँ वाइल्ड लाइफ, उसमें आपने बहुत से कैटेगरीज पढ़ा है, इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, वुल्नरेबल, वो सब आपको बहुत बढ़िया से ध्यान में रखना है कि कौन कौन से प्लांट या एनिमल किस कैटेगरी के अंदर शामिल है। इसमें आपको बताना है कि इसमें से, इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा जानवर है जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में पाया जाता है। गैंगेज रिवर डॉल्फिन, इंडियन क्रोकोडाइल्स, लायंस ऑफ गिर या वाइल्ड कैट्स ऑफ हिमालयाज? क्वेश्चन नंबर 86, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लायंस ऑफ गिर। रिसेंटली गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2018, इसे हमसे कोई मतलब ही नहीं है 2018। बट अगेन मैं एक चीज बताऊं कि ये 2018 आपको याद रखना है कि 2018 में किसको मिला था, अभी मैं बताऊंगा क्यों याद रखना है। तो इसका सीधे आप जवाब ही जान ले। 87 का जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि यूहाई ससाकावा। अब देखो मैं क्यों कह रहा हूँ कि 2018 2023 में आप एंट्रेंस देंगे, 18 का क्यों याद रखना है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो क्वेश्चन सेटर होता है ना, वो इसी क्वेश्चन को सेम क्या कर देगा, कॉपी करके क्वेश्चन नंबर 2023 में वो क्या करेगा, पूछ लेगा। तो अब कोई भी अगर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहा है, कॉमन सेंस कितना ही लगाएगा। ये चलो 2018 में पूछ दिया तो बहुत ज्यादा करेगा, तो 2023 का पता कर लेगा कि चलो गांधी पीस प्राइज किसको मिला है, 2018 का थोड़ी याद करेगा। बट आपको याद करना है 2018 जो क्वेश्चन पूछ दिया गया है उसको याद करना है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन अब याद करना है ना। तो 2018 का भी याद रखना है कि इनको मिला था, एक बार दो बार पढ़ लोगे तो वो दिमाग में बैठ जाएगा, ऑप्शन को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन सेटर बहुत आलसी होते हैं, तो यहीं से कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देते हैं, है ना। तो ये हो सकता है 2023 का ना पूछ के 2018 का ही पूछ दे। इसीलिए मैं कहता हूँ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को कितना जरूरी है ध्यान से एनालाइज करना। ओके, अब क्या करना है, आपका काम है कि अगर 2023 में गांधी पीस प्राइज मिला है किसी को तो वो लिख लेना है और कमेंट में बताना है। अगर 2023 में नहीं मिला है, 2022 में किसी को मिला होगा, 2022 का गांधी पीस प्राइज किसको मिला है वो आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, और अपने कॉपी नोटबुक जहाँ भी है वहाँ पे लिख लो, याद कर लो उसको। 88 में कोलकाता सिटी इज ऑन द रिवर बैंक ऑफ, कोलकाता किस नदी के ऊपर है? ये अगेन ये सिटीज और रिवर्स याद रखो, है ना, कि कौन सी सिटी किस रिवर के किनारे पे बसा हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी टॉपिक है। तो ये टॉपिक लिख लो, नोट डाउन कर लो। मैंने करवाया भी है, नहीं करवाया है, मनोहर पांडे में शायद होगा तो होगा, लूसेंट में मिल जाएगा, लूसेंट में नहीं मिलेगा गूगल कर लो, सिटीज एंड रिवर्स लिखोगे अपने आप वो निकल कर आ जाएगा। तो कोलकाता किस नदी पे है भाई? हुगली पे है ना। 89 देखो, विच सिटी इज नोन एज गेटवे ऑफ इंडिया? अब देखो ये सब पूछा जाएगा, मॉन्यूमेंट्स आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा मॉन्यूमेंट कहाँ है, किसको क्या कहते हैं, तो कौन सा शहर है जिसको गेटवे ऑफ इंडिया कहते हैं। ये तो देखो
क्वेश्चन नंबर 89 में देखो, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या बेंगलोर। क्वेश्चन नंबर 89 देखो, कॉमन सा सेंस है भाई, कॉमन सेंस लगाओगे। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? देखो, गेटवे ऑफ इंडिया अलग चीज है और इंडिया गेट अलग चीज है ना। तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और इंडिया गेट दिल्ली के अंदर है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। विटामिन B2 अगेन देखो, ये 3 साल में ये तीसरा क्वेश्चन है विटामिन वाला। विटामिन वाला तो बिल्कुल इस तरीके से पढ़ के जाओ कि वो क्वेश्चन आते ही वो क्वेश्चन सेटर ही घबरा जाए, कह रहे इतना जल्दी कैसे कर दिया किसी ने, है ना। तो वो विटामिन में याद रखो कि कौन सा विटामिन का क्या नाम है, उस विटामिन की कमी से क्या बीमारी होगी, या उस बीमारी को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो विटामिन B2 का क्या नाम है? थियामाइन, नियाकिन, पायरोडॉक्साइन या राइबोफ्लाविन। क्वेश्चन नंबर 90, इसका जो आंसर है राइबोफ्लाविन। फुल फॉर्म ऑफ PSLV। PSLV का फुल फॉर्म क्या है? पोलर साइंटिस्ट इनटू लॉन्चिंग व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लार्ज व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल या पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हेल। ये देखो बहुत क्या है, बहुत क्लोज है ना। ऑप्शन बहुत क्लोज है। बिल्कुल शांत दिमाग करके आराम से पढ़ना और उसके बाद जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 91, इसका जो राइट आंसर है वो है सी, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। रॉकेट वगैरह यहीं से लॉन्च होते हैं इसी से। GMT स्टैंड फॉर, GMT का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ये क्लास 9th में फर्स्ट ही चैप्टर है, इंडिया साइज एंड लोकेशन करके, है ना। वो ग्रीनविच मीन टाइम, यहीं से टाइम को कंसीडर किया जाता है। ये लंदन के अंदर है, यहीं से टाइम की मेजरमेंट होता है। हम जो है यानी कि इंडिया जो है GMT के ईस्ट में है, और कितना ईस्ट में है? ये है 5 घंटा 30 मिनट आगे है इंडिया, ठीक है, ये याद रखना है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये किताबों के नाम जरूर याद रखो। नेल्सन मंडेला का एक बायोग्राफी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। महात्मा गांधी की ही ये किताब है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। महात्मा गांधी की और भी जो किताबें हैं वो APJ अब्दुल कलाम की किताबें, जवाहरलाल नेहरू की किताबें, अब्दुल कलाम आज़ाद की, BR अम्बेडकर की, और चेतन शर्मा की भी याद कर लो, पूछ ही देता है ना। अरुंधति रॉय की किताब याद करो। तो इन सब की किताबों को के नाम याद हो जाने चाहिए। मैंने वो नाम लिखवाया भी है, बुक्स के नाम, है ना। बहुत से जो बड़े बड़े हैं जिनसे सवाल पूछे जाते हैं, उन ऑथर्स के नाम मैंने आप लोगों को बता दिया है और उनकी बुक्स के नाम भी मैंने लिखवा दिया है। जिन लोगों ने लिख दिया है वो टेलीग्राम पे शेयर कर देना भाई, बाकी लोगों को भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर महात्मा गांधी। 94 में हाउ मच टाइम डज सन रे टेक टू रीच, अच्छा इसमें ये सवाल होगा कि सूरज की रोशनी यहाँ धरती पे कितने मिनट में पहुंचता है? वो आपको पता है 8 मिनट में पहुंचेगा। क्वेश्चन नंबर 94। फिर 95 में हु वाज फर्स्ट वीमेन टू रीच स्पेस। ये देखो, अब एक टॉपिक ये भी है, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडियन वीमेन, फर्स्ट इन मेन, ये सब याद रखना है, ठीक है। तो ये सब आपको, ये क्या पूछा गया है कि फर्स्ट वीमेन का नाम बताइए जो स्पेस पे पहुंची है। थेरेसा मे, वेलेंटिना तेरेस्कोवा, मार्गरेट, सुनीता विलियम्स। क्वेश्चन नंबर 95, तो ये है वेलेंटिना तेरेस्कोवा। 96 में आ जाए, द रिलीज ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम प्लांट इज कॉल्ड, जो वाटर वेपर प्लांट से रिलीज होता है उसको क्या कहते हैं? इवोपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, फ्रॉस्ट या ड्यू। क्वेश्चन नंबर 96, ये है ट्रांसपिरेशन। 97 में देखो, नेम द ऑपरेशन व्हिच वाज हेल्ड टू आउट्स द टेररिस्ट फ्रॉम गोल्डन टेंपल इन अमृतसर। चलो ये तो मैं बता दूंगा, साथ ही साथ आपको याद रखना है कि जो यूक्रेन से, है ना, यूक्रेन से जो इंडियन स्टूडेंट्स को लाया गया है जब लड़ाई चल रहा था रशिया यूक्रेन में, तो उस ऑपरेशन का क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में लिखना है या फिर कहीं से भी सर्च करके अपने पहले तो नोट में लिखो और फिर कमेंट में भी बताओ कि क्या है। साथ ही साथ अभी जो टर्की के अंदर भूकंप आया था, ये बताओ पहले कि टर्की के अंदर जो अभी सीरिया और टर्की में जो भूकंप आया था कितना मैग्नीट्यूड का था। साथ ही साथ ये बताओ कि इंडिया की तरफ से भी गया था वो कौन सा ऑपरेशन था, किस ऑपरेशन के तहत वो लोग गए थे टर्की, इसका जवाब बताइए। हाँ, अब 97 में आते हैं कि वो जो गोल्डन टेम्पल के ऊपर अटैक हुआ था, उस ऑपरेशन को क्या कहते हैं? जो टेररिस्ट को भगाने के लिए जो ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी इंडियन आर्मी के द्वारा, उस ऑपरेशन का क्या नाम है? ऑपरेशन गोल्ड, ऑपरेशन ब्लैक कैट्स, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन हाक। क्वेश्चन नंबर 97, यह ऑपरेशन ब्लू स्टार। 98 लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी से सवाल है। नेशनल हाईवे 1
किस किस के बीच में है ये बिल्कुल। अब देखो यहाँ दिल्ली तो है, दिल्ली चारों में है, इधर वाला गड़बड़ होगा, है ना। इसका मतलब ये है कि नेशनल हाईवे 1 जो है दिल्ली है उसमें, है ना। अब मनाली होगा, चेन्नई होगा, पंजाब होगा, या पेरियार केरला, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 98। तो क्वेश्चन नंबर 98 का होगा पंजाब, आपको पता ही है, दिल्ली, पंजाब, अमृतसर। अमृतसर पंजाब में है ना, उससे क्या मतलब है? अमृतसर पंजाब में है। इससे क्या मतलब है? जब पंजाब देख रहे हो तो ऑप्शन अपने आप ही दिख जाना चाहिए कि हाँ पंजाब में है, उसमें नहीं कंफ्यूज होना है ना। ये देखो स्टेट का नाम पंजाब है, तो आपको पता है कि पंजाब में है, तो आपको यहाँ केरला क्या करने जाओगे भाई? मनाली घूमने जाओगे? नहीं ना, ये चेन्नई लिखा है, ये चेन्नई होगा शायद। तो आपको पता है कि अमृतसर पंजाब में है, तो ये पंजाब के साथ जाइए बस, अटारी बॉर्डर जो है। क्वेश्चन नंबर 99, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ का है भाई? महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, उड़ीसा। 99, क्वेश्चन नंबर 99। और ये बताइए कि ये केम्पेगौड़ा आखिर थे कौन? बताइएगा कि ये केम्पेगौड़ा कौन थे। क्वेश्चन नंबर 99, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला या उड़ीसा? तो ये है कर्नाटका। कर्नाटका में ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। साथ ही साथ जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उनका नाम याद रखना है, कहाँ कहाँ है ये भी याद रखना है। द रिसेंटली लॉन्च इंटेलिजेंस सैटेलाइट डेवलप्ड बाय इसरो एंड डीआरडीओ जॉइंटली इज, मतलब उस वक्त का सवाल है, उस वक्त बना होगा, और ये जो बना था वो इनसेट। ठीक है, तो ये आपको डिटेल्ड एनालिसिस मैंने करवा दिया है 2019-20 का जामिया मिलिया इस्लामिया का क्वेश्चन पेपर 11th आर्ट्स के लिए। जो जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, ये पूरा मैंने सीरीज की शुरुआत किया है कि आप लोग बहुत बढ़िया से टॉपिक्स पढ़ के जाएं और वहीं से सवाल पूछा जाएगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा। और आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है इस चैनल को, लर्न विथ सेब, और बाकी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और जो भी क्वेश्चन मैंने पूछा है कमेंट बॉक्स में, वो ज़रूर आप लोग क्या करें, उसका जवाब दिया करें कमेंट बॉक्स में। उसके बाद ये देखो कि लर्न विद जेब ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना दिया है मैंने अलग से ही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जामिया का 11th आर्ट्स के लिए। उस प्लेलिस्ट में जाना, ये 3rd वीडियो है और इससे पहले के भी वीडियोज़ हैं। बाकी और भी जो पहले का जो वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन मैं लिंक बॉक्स में दे दूँगा, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, है ना। रोज़ा की वजह से दिमाग काम नहीं कर रहा है लगता है।